हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मैं प्रियंका द्विवेदी LN क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने LN क्लासेस के माध्यम से आजमगढ़ में स्थित सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से संबद्ध महाविद्यालयों में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं, जो अपने ग्रेजुएशन में होम साइंस सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रही हैं, उनके लिए मेरा यह छोटा सा प्रयास है कि वह अपने सिलेबस को समय रहते परीक्षा से पहले और अपनी मर्जी के अनुसार वीडियोस के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से तैयार कर सकें। इसीलिए मैंने यह छोटा सा प्रयास किया है ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। देखिए, क्या है कि आज के समय में ग्रेजुएशन में पढ़ रही छात्राएं गृह विज्ञान सब्जेक्ट ले लेती हैं। उन्हें लगता है कि गृह विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा, बाकी सब्जेक्ट पे हम मेहनत करेंगे और होम साइंस को थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो इसको जल्दी जल्दी तैयार कर लेंगे। लेकिन अब पहले जैसा सिस्टम नहीं है, या फिर पहले भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब आज के समय में तो कंपटीशन का जो टाइम फेज आया हुआ है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपका पढ़ना किसी काम का नहीं होता। आगे जाकर के आपको किसी अच्छे रिजल्ट को पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा श्रम, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा टाइम सब कुछ लगाना पड़ता है। तब कहीं जाकर के आप किसी नए पेपर के लिए, किसी नए एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उसमें अपना समय, श्रम सब कुछ लगाते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद एक अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि जो यह समय, यह श्रम, यह पैसा हम जो कुछ भी अब लगा रहे हैं, हमने यह पहले भी लगा रखा है। हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उस समय में भी हमने वही पैसा, वही समय, वही श्रम खर्च किया और हमने उसको ठीक ढंग से न पढ़ने के कारण एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत महसूस की। तो आपके लिए बेहतर यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस या कोई भी सब्जेक्ट आप लेकर के आप ग्रेजुएट होने जा रहे हो, तो आप अपने पहले दिन से ही वो एफर्ट, वो मेहनत, वो प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आपको आगे जा कर के एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। समय रहते कम समय में जैसे जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, साथ ही साथ आपकी तैयारी भी कंप्लीट होगी और केवल थोड़े से और प्रयास के लगा देने से आपको एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा आपका गोल जो है नेट करना, JRF करना, आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बैठना है, उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट तभी मिल सकेंगे जब आप अपने इस समय का सदुपयोग बेहतर तरीके से करेंगे। अगर आपको लगता है कि अभी तो BA कर रहे हैं, अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है, बाद में पढ़ लेंगे, तो आप भूल कर रहे हैं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप अभी भी इसी भ्रम में जी रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू होती है, ग्रेजुएशन के बाद हम नई फील्ड में उतरते हैं, तो आप इस भ्रम से बाहर निकलिए, जागिए और मेहनत करना आज से ही शुरू कर दीजिए। मैं प्रियंका द्विवेदी आप सभी का LN क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने आज यहाँ पर आपको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह बताने का निश्चय किया है कि BA के होम साइंस के पाठ्यक्रम में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक पढ़नी है और उस बुक का क्या पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में आपको किन किन बिंदुओं पर मेहनत करनी है, क्या आपको जानना है, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। इसमें कुल मिलाकर के 10 यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट में आपको पारंपरिक गृह विज्ञान एवं वर्तमान युग में उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसके विषय में जानना है। भाई, आज के समय में हम होम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं? आप लोग भी सोच रही होंगी कि हम होम साइंस पढ़ रहे हैं, होम साइंस तो ग्रेजुएशन में वैसे ही ले लिए। खासकर जो रूरल एरियाज से, जो ग्रामीण क्षेत्रों से लड़कियां आती हैं, उन्हें लगता है कि BA करना है तो होम साइंस तो हर हाल में
हमें ले लेना है क्योंकि वो तो इजी सब्जेक्ट है, उससे तो हम पास हो ही जाएंगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसकी जरूरत क्यों है, क्यों पढ़ना है, उससे हमें क्या मिलेगा, ये सब भी सोचिए, ये सब भी समझिए। जैसा कि गृह विज्ञान के संबंध में मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि आप गृह विज्ञान क्यों पढ़ रही हैं, आपने गृह विज्ञान को क्यों चुना और यह आगे जाकर के आपकी किस प्रकार मदद करेगा। देखिए, सबसे पहली बात, गृह विज्ञान घर का विज्ञान है। लड़कियां आगे चलकर गृहिणी बनती हैं। अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना, उनकी सुख सुविधा सुरक्षा सेहत हर बात की जिम्मेदारी लड़कियों की यानी कि गृहिणी की हो जाती है। तो अगर गृहिणी के पास अपने गृह के व्यवस्थापन से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है, वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, तो उसका जो है कार्य उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। अब आजकल तो देखिए, लड़कियों की शादी होती है, वो अपने परिवार में जाती हैं, शादी से पहले उन्होंने कभी किचन में जाकर के 2 रोटी नहीं सेकी और उसको वो अच्छा समझते हैं कि हम किचन में नहीं जाते हैं, मेरी मम्मी हमें काम करने को नहीं बोलती है। लेकिन यह आपकी मम्मी या आप अच्छा नहीं कर रहे, आप खुद के लिए एक नेगेटिव, एक माइनस पॉइंट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आगे जाने के बाद आपको ही अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर के चलना है और आपको सब कुछ आना चाहिए या फिर आपको सब कुछ आता है। संसार या समाज यही समझता है कि जो लड़की दुल्हन बन करके या एक गृहिणी के रूप में अपने पति के घर में आई है, उसको सब कुछ आता है, वह सब कार्यों में निपुण है और वह अपने परिवार को एक व्यवस्थित ढंग से लेकर के आगे चलेगी। तो ऐसी सोच तो हम भी रखते हैं कि हमारे घर में भाभी आए, चाची आए, कोई भी आए तो वह पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करे। तो हमें भी क्या करना है, हमें लड़कियों को भी हर छोटी छोटी चीजों को सीख करके और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर वह कमजोर साबित न हो। आप मेरी बातों को अन्यथा न लें, या आगे जाने के बाद आपके काम आने वाली है। और जब आज हो सकता है आपको लगेगा कि यह बेकार की बात है, लेकिन यही वास्तविकता है। संसार में जीवन जीने के लिए जो दैनिक दिनचर्या की सभी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति और उनकी बेहतर आपूर्ति की जो जिम्मेदारी है, वह गृहिणी के ऊपर होती है। और जब वह आपको मिलेगी और आप वह न कर सकेंगी, तो आपको पछतावा होगा। इसलिए समय रहते आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार करना शुरू करिए, जिसमें कौन आपकी मदद करेगा, आपके परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे, साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट, आपका होम साइंस सब्जेक्ट आपकी विशेष मदद करने वाला है। गृह विज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें एक घर को किस प्रकार व्यवस्थित करना है, परिवार के लोगों का ध्यान किस प्रकार रखना है, परिवार के लोगों के साथ किस प्रकार का तालमेल बनाना है, कैसे बजट बनानी है, कैसे बचत करना है, बहुत कुछ। रोगी की कैसे हमें सुरक्षा करनी है, कैसे देखभाल करनी है, माँ बनने के बाद एक मातृत्व की भावना क्या है, एक माता जो है वो अपने बच्चे के साथ किस प्रकार से समायोजन करती है, लालन पालन करती है, उसका ध्यान रखती है, यह सब कुछ आपको आपके सब्जेक्ट के माध्यम से मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट यूनिट में आपको यह पढ़ना है कि पारंपरिक गृह विज्ञान और वर्तमान युग में उस पारंपरिक गृह विज्ञान और आज के समय के डेवलप्ड होम साइंस में क्या रिलेशन है और यह हमारे लिए कितना यूजफुल है। सेकंड पॉइंट इन फर्स्ट यूनिट इज भारतीय गृह वैज्ञानिकों द्वारा किया गया योगदान। आप सभी को पता है कि हमारे समाज में जो भी शोध होता है, कुछ नया आता है, तो उसके लिए हमारे समाज के साथ साथ हमारे समाज के कुछ विशेष वर्ग के लोग जो अच्छी बुद्धि वाले हैं या जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि जिनको अनुभव अधिक है, वह अपने विचारों को प्रकट करते हैं और समस्या का समाधान देते हैं। वैसे ही हमारे जो भारतीय गृह वैज्ञानिक हैं, इन लोगों ने भी अपना योगदान दिया और गृह को
घर को, परिवार को, समाज को कैसे चलाना है, उसमें अपने अपने मतानुसार अपना योगदान दिया, जिसमें हमें किसको किसको पढ़ना है, एम स्वामीनाथन, सी.बी. गोपालन, एस.के. डे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों को हमें आपके सिलेबस में पढ़ना है, आपको पढ़ना है। सेकंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लाइफ यानी कि हमारे जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट आप कह सकते हैं आपके सिलेबस की, क्योंकि यह आपके बायोलॉजिकल फैक्टर से रिलेट करती है। यह बताती है कि हमारे शरीर का, हमारा प्रारंभ कहाँ से हो गया, हम आखिर जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं वह कहाँ से थे, कैसे थे और अब कैसे हैं। कोशिका से स्टार्ट होकर के, और यह हमारे शरीर में जितने भी तंत्र काम करते हैं उसमें से 3 तंत्रों के विषय में आपको जानकारी लेनी है आपके सिलेबस में। पहला आपका आपका श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और आपका परिसंचरण यानी कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड सिस्टम है, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। ऐसा इसलिए क्यों लेनी है? इसलिए लेनी है कि यह सुचारू रूप से चलती रहे, यह व्यवस्था सही ढंग से चले। इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, यह हम जान सकें, इसीलिए आपके सिलेबस में यह आवश्यक है। थर्ड यूनिट में आपको खाद्य एवं पोषण से संबंधित जानकारी लेनी है। खाद्य क्या होता है और पोषण क्या होता है? खाद्य का अर्थ होता है कि जो कुछ भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या जो कुछ भी भोजन के रूप में ग्रहण करने योग्य होता है वह हमारे खाद्य के रूप में जाना जाता है। और जो भी हम खाते हैं उनसे हमें कुछ पोषण प्राप्त होता है, यानी कि जो भी हमारा शरीर ग्रहण करता है उससे हमें कुछ न कुछ पोषण के रूप में प्राप्त होता है। अब पोषण के रूप में क्या प्राप्त होता है? आप लोगों ने तो इंटर में पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, सुना भी होगा कि कुछ पोषक पदार्थ होते हैं जो गिनती में 6 हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल। ये 6 पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन से हमें प्राप्त होते हैं और वही हमारे शरीर को स्वीकार भी होते हैं। उसके अलावा अगर कुछ भी हम ऐसा खा लेते हैं जिसमें हमें पोषक पदार्थ नहीं प्राप्त होते हैं तो उसे हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता है, बल्कि बदले में हमारे शरीर के अंदर उसके खाने से कोई न कोई बीमारी, कोई परेशानी उपस्थित होने लगती है, हमें दिखाई देने लगती है। यानी कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी खाते हैं, वह हमारा क्या है? खाद्य है, और जो उनसे हमें प्राप्त होता है वह हमारा पोषक तत्वों के रूप में हमारा पोषण करता है, यानी कि हमारा ध्यान रखता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देता है। अब इस यूनिट में आपको जानना है कि भोजन क्या होता है, भोजन का मतलब क्या है। भोजन का मतलब यानी मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हम खाते हैं, जो हमारे लिए खाने के योग्य है और जिसे हमारा शरीर पचाता है, अवशोषित करता है और उसे अपने उपयोग में धारण करता है, वही हमारा क्या है? भोजन है। अब भोजन का वर्गीकरण, भोजन कितने प्रकार का होता है, किन किन आधारों पर भोजन का वर्गीकरण किया जाता है, यह भी हम पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं कि भोजन के कुछ हमारे नियामक कार्य होते हैं, सुरक्षात्मक जिसे कहते हैं। भोजन का कुछ शारीरिक कार्य होता है, यानी कि हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है। कुछ जो है हमारा शरीर बिल्कुल जो टूट फूट मरम्मत का कार्य होता है। तो शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य होते रहते हैं, तो वह भी किसके द्वारा पूरे किए जाते हैं? हमारे इन पोषक पदार्थों के द्वारा, इस भोजन से मिलने वाले पोषक पदार्थों के द्वारा पूरे किए जाते हैं। और भोजन के कार्य कौन कौन से हैं वह भी हम आगे चल करके आपके सिलेबस में पढ़ेंगे। पोषण क्या है, पोषण की अवधारणा क्या है? देखिए, भोजन एक अलग बात है और पोषण एक अलग बात है। हम कहते हैं ना कि हम आज के समय में जो हमारा शुद्ध शाकाहारी, देसी एवं सादा भोजन है उसको प्राथमिकता देना
कम कर दिए हैं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को देखिए, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहेंगे कि हमें फास्ट फूड की तरफ ज्यादा उनका अट्रैक्शन है, चाउमीन खाना है, बर्गर खाना है, ये आपका जितने नूडल्स खाने हैं, मैगी खानी है, पास्ता खाना है, तमाम जितने भी फास्ट फूड्स हैं, ब्रेड्स हैं, चॉकलेट्स हैं, इसकी तरफ उनका अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन क्या उनसे मिलने वाले जो तत्व है वह उनके पोषण में सहायता करते हैं? नहीं, वो उनके शरीर को हेल्थ प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उनके शरीर में किसी भी चीज की जो अधिकता है, जैसे फैट की अधिकता या मैदे से मिलने वाला जो आप देखिए जो नुकसानदायक या हानिकारक जो तत्व हैं, उनका शरीर में प्रवेश होता है, तो वह शरीर को स्वस्थ नहीं रखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, और उनको बीमारियों से ग्रसित करते हैं। तो भोजन तो है, ऐसा नहीं कि फास्ट फूड भोजन की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन वह पोषण की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि वह हमारे शरीर को पोषण प्रदान नहीं करता है, वह कुपोषण की श्रेणी में आता है, वह हमारे शरीर को खराब पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर पोषण की अवधारणा के बारे में आगे चल करके हम बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं भाई, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पोषक तत्व कुल 6 होते हैं, जिनको हम लोगों ने यहाँ पर देखिए छोटे से रूप में दिया है कि उसमें से कुछ स्थूल होते हैं और कुछ सूक्ष्म होते हैं। सही है, जो 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक स्थूल होता है और एक सूक्ष्म होता है। स्थूल का मतलब जिसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और कुछ सूक्ष्म मात्रिक होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें थोड़ी होती है, उनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए क्या हो जाती है, वो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त मानी जाती है। जैसे विटामिन, मिनरल्स, ये सभी क्या है, ये हमारे शरीर के सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। आगे चल के कि वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन सा पोषक तत्व हमें किस स्रोत से प्राप्त होता है, उसकी कमी हो जाने पर हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, ये सभी हम आपके इस यूनिट 3 में पढ़ेंगे। जो भोजन से संबंधित ये सभी तथ्य आपके आते हैं। चौथे नंबर की जो यूनिट आपकी है वो आती, अब तो यहाँ आपको पता चल गया कि भोजन क्या है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व है, वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं, ये तो भाई बेसिक जानकारी हो गई। अब ये आपको मिलते किसके द्वारा हैं, आपकी थाली में परोसे गए भोजन के माध्यम से। आपकी थाली में जो भोजन परोसे गए हैं वह आपकी थाली तक या आपके समक्ष कैसे आए, पकने के बाद आए। अब उन भोजन को किन किन विधियों से पकाया जाता है, जैसे आप आटे को तो कच्चा खा नहीं सकते हैं, चावल को कच्चा खा नहीं सकते हैं, ठीक है, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनको कच्चा खाया जा सकता है, लेकिन सभी खाद्य पदार्थों को कच्ची स्थिति में नहीं खाया जाता। तो खाद्य पदार्थों को एडिबल, डाइजेस्टिबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये भोज्य पदार्थों को पकाया जाता है, उनमें मिर्च मसाले वगैरह मिला करके उनको खाने के योग्य बनाया जाता है। तो उनकी कौन कौन सी विधियां हैं और पकाने से क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, ये सभी हम लोग इस यूनिट में जानेंगे। खाना बनाते समय पोषक तत्वों का संरक्षण हम कैसे करेंगे, जैसे हम भोजन बनाते हैं, हमने सब्जियां बनाने के लिए सोचा, तो हम क्या करें कि सब्जी को साफ करते समय, उसके छिलके उतारते समय ऐसी कौन सी टेक्निक को यूज करें कि उसमें पाया जाने वाला पोषक तत्व क्या हो, वो विनष्ट न हो, हम उसको बचा करके और उसके कम से कम जो उसका नुकसान है वो कम से कम हो और अधिक से अधिक पोषक तत्व हमारी थाली तक पहुंचे, उसके कौन कौन से तरीके होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, कुछ अनाजों का अंकुरण किया जाता है, जैसे आपका चना, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, इन सभी को भिगा करके और इसमें जब अंकुरण हो जाता है तो उसकी जो फूड वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो उसको कौन कौन से अनाज को हम कैसे अंकुरण दे करके उनको खा सकते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ये सब हम आपको इस यूनिट में बताएंगे। किण्वन क्या है, खाद्य पदार्थों का आपसी तालमेल क्या होता है, किस भोज्य पदार्थ के साथ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वाले यूनिट में पढ़ेंगे। पांचवें यूनिट में हमें मानव विकास के बारे में पढ़ना है कि मानव का विकास
कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और एक छोटा सा बच्चा एक विकसित प्रौढ़ के रूप में, विकसित युवा के रूप में किस तरीके से बनता है, हमें उसके बारे में भी पढ़ना है। इस यूनिट में हम देखेंगे कहाँ से, बच्चे के जन्म से पूर्व की जो अवस्थाएं होती हैं कि वह बच्चा जो है माँ के गर्भ में आने के बाद प्रसव से पूर्व कैसे विकसित होता है यह भी जानेंगे, और प्रसव के उपरांत बच्चा छोटे से लेकर के बड़े के रूप में कैसे विकसित होता है, किन किन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, अवस्थानुरूप उसके अंदर किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये सभी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। छठवीं यूनिट आपकी प्रसव पूर्व विकास एवं प्रसव प्रक्रिया से संबद्ध है, यानी कि एक छोटा सा बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में उपस्थित होता है तो वह किस प्रकार विकसित होता है, कौन कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती हैं, माता का भोजन, माता की प्रक्रियाएं, माता की मानसिक स्थिति, उसके आसपास का वातावरण, ये सारी चीजें, दवाएं, समय समय पर उसका चेकअप, ये सब किस तरीके से एक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, ये सब हम इस यूनिट में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि प्रसव कितने प्रकार के होते हैं, प्रसव कैसे होता है, आखिर एक बच्चे को किस प्रकार से जन्म मिलता है, जन्म के बाद उसे किस किस प्रकार का समायोजन करना पड़ता है, तुरंत प्रसव के तुरंत बाद बच्चे की देखभाल किस प्रकार से होती है, ये सब हम आपको इस यूनिट में पढ़ाएंगे। सातवीं यूनिट जो आपकी है शैशवावस्था, यानी कि एक नवजात जो तुरंत का जन्म लिया हुआ बच्चा है, जब उसका जन्म होने के बाद जो अवस्था शुरू होती है उसे हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि जीवन में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती ही आती हैं, लेकिन यह जो अवस्था है आपकी शैशवावस्था, यह कुछ अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यही एक अच्छे और विकसित स्वस्थ जीवन की नींव होती है। यहीं पर बच्चे का सामाजिकरण होता है, बच्चे का एक समुचित पोषण होता है, उसके विकास का प्रारंभ होता है, इसलिए यह काल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली यूनिट है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसे हम गैंग एज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बच्चा अपने परिवार से निकल करके अपने आसपास, पास पड़ोस, विद्यालय और अपनी मित्र मंडली इत्यादि में जा करके सामाजिकरण के नए नए जो तौर तरीके हैं उनको सीखना प्रारंभ करता है। तो ये जो पूरी यूनिट्स मैंने 8 आपको बताई, ये आपके सिलेबस में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है जो आपको तैयार करना है। साथ ही आपकी कुछ फाइल्स होंगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, तो उन 2 यूनिट्स को जोड़कर और ये 8 मिलाकर आपके कुल 10 खंड बन जाते हैं। एक जैसे 8 आपने लिखा, एक आपका फाइल सेगमेंट है और दूसरा आपका जो भोजन बनाने की विधियां, प्रक्रिया वगैरह है, तो वो सब आपके प्रैक्टिकल जो कुकिंग प्रैक्टिकल्स है उन सभी को लेकर के कुल 10 यूनिट्स बन जाती हैं, जो कि आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में करनी है। देखिए, अपने सिलेबस को पूरे मन से पढ़िए, बेहतर तरीके से तैयार करिए। आप एक दिन में आपको जो भी क्लासेस अवेलेबल होती हैं, 1-2 आप उसको देखते रहिए, देख करके अपनी तैयारी कीजिए और समय रहते अपने पाठ्यक्रम को पूरा करके परीक्षा में अपना बेहतर प्रदर्शन कीजिए, अच्छे नंबर लेकर आइए और अपनी जानकारी को बढ़ाइए। केवल फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, बल्कि जानकारी के लिए पढ़िए, क्योंकि आगे आपको जानकारी ही काम आने वाली है, फॉर्मेलिटी काम आने वाली नहीं है। अभी फॉर्मेलिटी कीजिएगा, बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि अभी तो शुरू किया है, आज ही से जाग जाएं और अपने रास्ते पर, अपने पथ पर पूरे मन से लग जाइए और अपने जीवन में अपनी जो आपकी सोच है, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने की तरफ तत्परता से बढ़िए। एक बार फिर मैं प्रियंका द्विवेदी आप लोगों का एलएन क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और कहूंगी कि अगर ये चैनल, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं और आपको लगता है कि हाँ ये हमारे काम की हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।